अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख और हम सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे क्योंकि दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। केसेस का जो ग्राफ है वो तेज़ी से इस वक्त ऊपर जा रहा है। शदीद ये वबा फैल रही है इस वक्त और अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो माहिरीन खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से फैलेगा कि काबू में नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसी से मुतल्लिक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आवाम से खिताब किया और उन्होंने अपील की है कि एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं वरना संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा लोग समझ रहे हैं, बल्कि शिकवा किया वज़ीर आज़म ने, उन्होंने कहा लोग समझ रहे हैं कि ये आम सा फ्लू है, मामूली फ्लू है और इसको संजीदगी से नहीं ले रहे। उन्होंने कहा ऐसा मत करें, जुलाई अगस्त में इसकी पीक है, अगर अभी भी हमने एहतियात कर ली तो हम इसको कदरे संभाल लेंगे। आज एक रिपोर्ट भी सामने आई है। हांगकांग के स्टडी ग्रुप ने पाकिस्तान को कोरोना से निमटने के एतबार से नाकामी के लिहाज से एशिया पैसिफिक में चौथा खतरनाक तरीन मुल्क कहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि अवाम ने कोरोना को संजीदा नहीं लिया तो मुल्क का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म का शिकवा जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। हसन निसार साहब क्या कहेंगे? देखें अलीना, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये होती है कि वहाँ जायज़ नाजायज़, गलत और सही, दुरुस्त ना दुरुस्त, जालिम और मजलूम, खूब ना खूब के दरमियान लाइन ड्रॉ करना मुमकिन नहीं रहता। अगर आप इसको एकेडमिकली देखो, निसाबी तौर पे तो इमरान खान की शिकायत दुरुस्त है, लेकिन अगर जौहरी तौर पे देखो तो ये शिकायत इंतहाई बेबुनियाद और बेतुकी है। क्योंकि इस मुल्क की अशराफिया ने, मैं बड़ी देर से चीख रहा हूँ कि अवाम को ना तालीम दी, ना तरबियत दी, ना डिसिप्लिन किया। आपने उनको दिया क्या है जो उनसे मांग रहे हो? आपने औलाद की गंदी तरबियत की है और आज वो अगर धक्के खा रही है तो वो कैसा शिकवा फिर? ठीक है मुनीब, WHO देखिए साहिर का एक शेर है, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौट आ रहा हूं मैं। वाह, ठीक है मुनीब, WHO ने पंजाब हुकूमत को एक ख़त लिखा और कहा है कि अगर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन ना किया गया तो बड़े संगीन नताइज होंगे। क्या आपको लगता है कि इस पॉइंट पे भी अगर लॉकडाउन करेंगे तो कुछ बचत हो सकती है? देखिए अलीना, गुज़िश्ता रोज़ मैं अपने प्रोग्राम में वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA वो तशरीफ़ रखते थे, उन्होंने कहा जी देखिए लोगों ने हमें खामखा कह दिया था कि लॉकडाउन से कोरोना भाग जाएगा। कहाँ भागा है लॉकडाउन से कोरोना, या क्या हुआ है? अब बात यह है कुछ छड़ी लेके तो पीछे पड़ेगा नहीं कोरोना के। अगर ठीक है वो मुआशरा और वहाँ की सोच और वहाँ लोगों की तरबियत, और ये हसन साहब का जो पॉइंट है मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये हमारा जो ओवरऑल रवैया है उसके बारे में भी ये अक्कासी करता है। और ये बात है कि जहालत कूट कूट के भरी हुई है और किसी ने आगे हमें एजुकेट भी नहीं किया। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी स्टेज पर करना पड़ता है, आपको किसी न किसी जगह से शुरू करना पड़ता है, रिगार्डलेस कि इससे पहले क्या हो गया। इस कौम से पैसे मांगने हो, चंदा इकट्ठा करना हो तो ये कौम बहुत अजीम हो जाती है। और कहना हो तो क्या आप वज़ीर आज़म भी कह देते हैं, हर कोई कह देता है जी कि बड़ी कमाल कौम है जी, बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत ज़्यादा है और कमाल पैसे लोगों में जी, गरीब आदमी भी देता है। लेकिन बात यह है लोगों को लीड भी तो आपने ही करना है। 2 साल से हो गए आपको इस मुल्क में आए एज प्राइम मिनिस्टर। अब आपने 2 तजर्बे करने थे, सब कुछ करने थे, किसी को अच्छा लगता है बुरा, बट आपको ही लोग देखेंगे ना। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जब आपकी अपनी हुई नैरेटिव में, अपने बयान किए हुए नैरेटिव में इतने झोल होंगे, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, एक दफ़ा आप एक बात करते हैं, दूसरी दफ़ा आप दूसरी बात करते हैं, को ये बावर करा देते हैं कि नहीं 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 ये लॉकडाउन तो बड़े वो किसी बड़े अमीर घर के बैठे हुए ड्राइंग रूम के अंदर किसी बंदे ने कह दिया होगा, ये तो सोल्यूशन नहीं। बात सोल्यूशन की नहीं है, बात यह है कि आपने इस मुल्क को लीड किस तरीके से करना है। पंजाब हुकूमत का बड़ी मदद के साथ अब उस्मान बुज़दार साहब का क्या इनिशिएटिव हो सकता है, उन्होंने क्या फैसला करना है। WHO क्या WHO का बाप भी आ जाए तो वो भी कोई लिख दे लेटर तो उस्मान बुज़दार साहब के कान पर क्या जूं रेंगेगी। अगर कुछ करना है उन्होंने तो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ देखना है कि साईं बताएं मैं यहाँ पर क्या करूँ।
अपना उनका इनिशिएटिव है कोई नहीं। ब्यूरोक्रेसी वो भी चाहते हैं कि जो बस वो कहते रहें, जो ज़रा थोड़ा सा बंदा उनको जिसने थोड़ा सा टफ टाइम देने की कोशिश की उन्होंने उसको चेंज कर दिया चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, कि जो वाकई थोड़ा सा पंजाब में शायद काम भी करना चाह रहे थे आज़म सुलेमान साहब। अब मसला ये है कि जो कुछ हो चुका, हम जाहिल सही, हम गंवार सही, हम बेतुके सही, हमारी कोई तरबियत नहीं है, बट किसी ना किसी जगह से जनाब इमरान खान ने इस मुल्क को, आप सीधा तो लेके चलेंगे ना, आगे तो लेके चलेंगे। आप यही बताते रहते हैं मर गए मर गए मर गए लोग जी, बिल्कुल ये नैरेटिव हमने ये आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जी नहीं इकॉनमी वर्सेस हेल्थ, इकॉनमी वर्सेस हेल्थ। और भाई जब लोग अल्लाह माफ़ करे जब एक दिन में पता नहीं कितनी अमवात होंगी या लोग मरेंगे, तो उस वक्त उनको आप क्या आर्गूमेंट लोगों को देंगे कि नहीं जी देखिए हमने भूख से तो नहीं मरने दिया ना, अब बीमारी से मर गया उसका हम क्या करें। आई मीन दिस इज समथिंग दैट पुट्स मी एट रेज। आप अंदाजा करेंगे वो लोग जो कि किसी जगह बैठे हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि जो ये तजर्बा हुआ ये क्या हुआ। अब तो रोज रिश्तेदारों की कॉल आ रही होती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, पता चल रहा होता है इसको हो गया उसको हो गया, इट्स हॉरिबल। लेकिन जैसे आपने विफाक की बात की तो बाबर सत्तार साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं। बाबर साहब, गुज़श्ता रोज़ खुद नोटिस केस की समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने विफाक से पूछा कि जी लेजिस्लेशन क्यों नहीं हुई कोरोना से मुतल्लिक अभी तक। दूसरा, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि विफाक के नुमाइंदे हैं एक तरह से, उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि जी SOPs पर अमल दरामद या पाबंदी से मुतल्लिक अगर आप अपने ऑर्डर में कुछ लिख दें तो शायद लोगों पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो आपका सवाल है बुनियादी। मुझे तो वो स्टोरी याद आ गई, द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। तो अब समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब एक दिन डॉक्टर जेकल बने हुए होते हैं, वो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, दूसरे दिन उनकी ऑल्टर ईगो सामने आ जाती है। तो पाकिस्तान पे असल हुकूमत कौन कर रहा है, हाइड कर रहा है कि जेकल कर रहा है? एक अगर आप इनका नैरेटिव देखें, मैं मुनीब के साथ अग्री करता हूँ, एक कंसिस्टेंट उन्होंने कैंपेन चलाई है लॉकडाउन के खिलाफ, यानी सारी दुनिया एक तरफ से सोच रही है। आप एक कैंपेन, आप खाली ये नहीं कह रहे कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, आप बुरा भला कह रहे हैं लॉकडाउन को, आप कह रहे हैं कि ये एलीट की साजिश है कि यहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है। भाई अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो मेरा दिमाग खराब है, मैं अगर एलीट हूँ, मेरा बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा बिजनेस है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं, मेरा दिमाग खराब है कि मैं कोरोना में जाऊं और लोगों के अंदर घुलूं मिलूं और काम करूं। मैं आराम से घर में बैठूंगा, अगर मेरे पास सेविंग्स हैं 2 4 5 10 साल की, या मेरे पास 2 जनरेशन के लिए पैसे हैं, तो मैं क्यों जाके काम करूंगा। लेकिन मेरे लिए, मैं तो एलीट नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके लिए काम करना जरूरी है। क्योंकि आपके पास, किसी के पास 1 महीने की सेविंग होगी, किसी के पास 3 महीने की सेविंग होगी मैक्सिमम, तो आपने काम तो करना है, काम नहीं करेंगे तो ये कहना, उससे स्टिग्मेटाइज करना लॉकडाउन को, ये कह के कि ये कि एलीट का एक तरह से कंस्पिरेसी है, आप लोगों को निकाल दें, उन्हें बीमार कर दें ना, वो उसके बाद काम करने के काबिल रहेंगे। सो ये तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के केस में। आप कह सकते थे कि हमारी मजबूरी है कि हमें सिलेक्टिव लॉकडाउन करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें खोलनी पड़ेंगी। जाहिर है दवाइयां भी तो कोई ना कोई बना रहा है इसका, वो लॉकडाउन के नीचे तो नहीं है। सारी दुनिया में इस तरह से हो रहा है कि कुछ वाइटल सेक्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो लॉकडाउन में नहीं है, जाहिर है उन्होंने काम करना है। इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सेगमेंट्स अपने स्टेट के सर्विसेज के खोलने पड़ते हैं, लेकिन एक स्टिग्मा बना देना, एक पोलराइज्ड डिबेट स्टार्ट करवा देना कि जनाब या तो आप सेहत कर सकते हैं या फिर आप इकोनॉमी बचा सकते हैं, और हम इकोनॉमी बचाएंगे, सेहत नहीं बचाएंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये जो लोग मरते चले जाएंगे अब और जो बीमार हो रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। ये किस तरह का नैरेटिव है? और उसके बाद फिर आप 2 महीने बाद आके कंप्लेन करें जी लोग सीरियसली नहीं ले रहे। आप अपनी कैंपेन तो देखें, आप कम्युनिकेशन तो देखें, आपने क्या किया है। आपने लोगों को कन्विंस किया है यहाँ पे इस मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट ने कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने ये सारा कुछ हुआ है। सिंध गवर्नमेंट कहती रही कि हमें सीरियसली लेने की जरूरत है, ये वबा बहुत ज्यादा फैल जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, और फेडरल गवर्नमेंट मजाक उड़ाती थी उनका, और मिनिस्टर्स आके मजाक उड़ाते थे। आज आप कह रहे हैं कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। ये मज़े साहब, पहले ये मैसेज जाता था कि ये आम फ्लू है, मामूली फ्लू है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब यकदम जब ये आएगा कि भाई आप लोग SOPs नहीं फॉलो कर रहे, ये इसको संजीदगी से लें, आम फ्लू नहीं है, अवाम तो कंफ्यूज होंगे जब इस तरह से इतना बड़ा शिफ्ट आएगा बयानों में। तो देखिए वो मुनीर नियाज़ी का शेर है ना, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। देखिए जब सियासतदान डॉक्टर्स बन जाएंगे, डॉक्टर सियासतदान बन जाएंगे और मरीज़
रहेगा तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। और हसन साहब ने कई मरतबा वो बुनियादी बात की है कि हम क्यों ज़वाल पजीर हैं, हमने अपने लोगों को दिया क्या, ना तालीम दी, ना मेरिट पे चीज़ें दी। इस सवाल को एक अलग से ज़रूर रखना चाहिए कभी। अभी भी सिंध में जैसे डोमिसाइल का मसला बहुत संजीदा सूरत इख्तियार कर गया है, मेरिट का मसला बहुत संजीदा है। पाकिस्तान में कभी मेरिट की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। इन मसाइल पर हम कभी गुफ्तगू करते ही नहीं, अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को। पाकिस्तान का आज कौमी सवाल क्या है, हमने इस पर कभी गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान में जो कौमी ज़बानें हैं या उर्दू बहैसियत कौमी ज़बान के क्यों फ़रोग़ नहीं पाई, उस पर हमने कभी तवज्जो नहीं दी। बहुत अहम इशू है कोरोना का, लेकिन आप सोचें कि हमने पोलियो को कभी संजीदगी से डिस्कस किया। यानी पोलियो का कतरा पिलाने वालों को गोलियां मिलती हैं, और पोलियो वर्कर्स की जो हालत होती है कि वो जितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या सलूक होता है, उनको अपना जो पैसे होते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। तो हमने अपनी ये प्रायोरिटी सेट ही नहीं की। यही वजह है कि आज हम कोरोना के मामले पे कंफ्यूज हैं। पहले इनिशिएटिव हमारे हाथ में था कि हम कोरोना को रोक सकते थे। आज इनिशिएटिव कोरोना के हाथ में है कि वो कब यहाँ से जाता है। हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा। अब ये फैल रहा है वायरस, आप लोगों को कहते रहें, चाहे वज़ीर आज़म कहते रहें, वज़ीर आला कहते रहें, वज़रा कहते रहें। जब वक्त था तो हमने वो इक़दामात नहीं किए कि हम कोरोना को रोक सकते या कोरोना को आने नहीं देते। अब वो आ गया है, वो फैल रहा है। आपके यहाँ जो लोगों का म्यार है वो आपको पता है। लोगों के हमने बहुत 10 लाख की टाइगर फोर्स बनाई हुई है, पता नहीं वो किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर रही है, या इवन दीगर सियासी जमातें वो क्या काम कर रही हैं। कहीं आपको नज़र आई हैं, कहीं वो यूनियन काउंसिल्स के लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आई हैं। तो हम लोगों से रिश्ता सिर्फ इंतखाबात के वक्त जोड़ते हैं, वरना हमारा लोगों से रिश्ता होता ही नहीं है। तो लोग अपने फैसले फिर खुद करते हैं। जिन्हें यकीन है वो एहतियात कर लेते हैं, जिन्हें यकीन नहीं है वो एहतियात नहीं करते। फिर मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, ये अब एक आम आदमी की रीच में तो नहीं है। वो कितना, एक जो दिहाड़ी वाला है वो कितनी मरतबा दिन में या 2 दिन में कितनी मरतबा वो मास्क खरीदेगा और पहनेगा। मास्क की कीमतें आप देखें जाके, जो पुरानी मिलती थी अब तो उससे डबल प्राइसेस पे मिल रही है। तो चीज़ें हाथ से, अब इनिशिएटिव आपके हाथ में नहीं है। अब इनिशिएटिव कोरोना के हाथ में है। उसने कब तक रहना है और कब जाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना वायरस फैलता जाता है, और हमें अस्पतालों का और उनका इंतज़ाम करना है। वो इंतज़ाम हम सही कर लें, बेहतर कर लें। बाकी ये वायरस कब जाएगा, मेरा ख्याल है हम में से किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मतलब अब हम हालात के रहमो करम पर हैं। इरशाद भट्टी साहब, देखिए जी, पहली बात तो बराए मेहरबानी फिर याद करवा दूं, 104 दिन हो गए आज कोरोना को पाकिस्तान में। पहले दिन से आज तक कहीं भी कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, किसी SOPs पर एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ, किसी सूबे में, किसी शहर में, किसी पिंड में। ऊपर नालायकी, कन्फ्यूजन, बेवसाइली और विजनलेस लोग थे, नीचे जहालत है। दूसरी बात, बासद अदब सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि अब हफ्ता इतवार को मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स बंद करवाने का क्या फ़ायदा। कोरोना जी भर कर ईद मना चुका है, कोरोना जी भर कर नए कपड़े खरीद कर पहन चुका है। अब तो पाकिस्तान के शहरों में हर 5वां बंदा कोरोना का मरीज है। दूसरी बात है, हुकूमती वुज़रा से दरख्वास्त है, एक दूसरे से ट्विटर पर ही पूछ लें कि कोरोना की पीक कब आएगी, कोरोना का ट्रेंड क्या है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, जफर मिर्ज़ा और ख़ुद इमरान खान साहब हमें बताते रहे कि जून में के आखिरी हफ्ते में पीक है, जून पीक का महीना है, फिर ये जुलाई पर चला गया और अब अगस्त पर चला जा रहा है, और इसके बाद मेरे ख्याल से सितंबर भी आएगा। अब आ जाए वज़ीर आज़म साहब के 24 किलोमीटर के वज़ीर आज़म साहब के SOPs और फ्लू पर। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि कोरोना आलमी वबा है, इस हवाले से कोताही ना करें। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि हर मुश्तबा शख्स की टेस्टिंग करें। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है
कि ये स्वाइन फ्लू से 10% ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि एशिया जो है वो गढ़ बन सकता है कोरोना का, एक तरफ आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि पाकिस्तान की कच्ची आबादियाँ और पाकिस्तान की गुंजान आबादी और पाकिस्तान की बेएहतियाती ख़तरनाक साबित हो सकती है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब कर्फ्यू छोड़े, लॉकडाउन छोड़े, स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं हुआ, SOPs तो हुए ही नहीं। कन्फ्यूजन का ये हाल है कि एक मरतबा मेरा महबूब वज़ीर आज़म फरमा रहे थे, हम जो मर्जी कर लें लोग इसे सीरियस ही नहीं ले रहे। लोग समझ रहे हैं कि ये फ्लू है इसलिए SOPs पर अमल ही नहीं कर रहे। ये बड़ा ख़तरनाक अमल है। फिर यही वज़ीर आज़म साहब कौम को बता रहे हैं ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, बड़ी तेज़ी से फैलने वाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि 97% लोग इससे सेहतयाब हो जाते हैं, 90% को हल्की फुल्की खांसी और ज़ुकाम होता है। अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान की आवाम से शिकायत तो जायज़ है। नहरों में नहाने वाली 67% वो लोग जो पूछते हैं कोरोना है कि नहीं, आलमी साजिश है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, बाजमात से नहीं फैलता। लेकिन आवाम की भी ये शिकायत जायज़ है कि चारों सूबाई हुकूमतों ने, वफाक ने, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर इस मुल्क की कोरोना कर दी है। तो अब मेहरबानी लॉकडाउन से आगे निकलें, SOP से आगे निकलें। ये सब चीज़ें माजी हो गई हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 2 करोड़ के कराची में ये जो कारकर्दगियों का वेला हमारे सरों पे था, बाकी मुल्क तो छोड़े वो तो रह ही गए। 2 करोड़ के कराची में 12 प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जिसमें 498 आइसोलेशन बेड हैं। 498 इटली के एक कस्बे में हैं। इनके ये हैं, ये रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद अली शाह साहब, KP के तो वुहान बन गया, वहां तो पता ही नहीं है। यास्मीन राशिद और बुजदार को भी छोड़ें, बलोचिस्तान कटा हुआ है उसको भी छोड़ें, वफाक को भी छोड़ें, इमरान खान साहब खुद मौजूद है। ये जो सबसे बड़ी कारकर्दगी वाला सूबा सिंध है, उसके कराची में जहां डॉक्टर फुरकान सड़कों पर मर चुका है, वहां 498 आइसोलेशन बेड है। इस पर सिर्फ सिंध असम्बली, अल्लाह उनको कुछ ना करे, और उनके एडवाइजर, उनके वजीर ही आ पाएंगे, बाकी सारे हम सड़कों पे मरेंगे जैसे कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती, जैसे कोई सरकारी दवाई और टीका नहीं मिलता। वैसे भट्टी साहब, मुझे ना ये बात समझ नहीं आती है, जब भी किसी भी सूबे की बात करो, सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब को बताओ, खैबर पख्तूनख्वा को बताओ, तो दूसरों सूबों की तरफ क्यों पॉइंट आउट करने शुरू हो जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं आपके घर के अंदर आग लगी है, तो वो कहते हैं भाई वो उसको देखें, वहां से भी तो धुआं निकल रहा है ना। हर कोई अपने आप को सही क्यों नहीं करता। बदकिस्मती की बात है, ये बदकिस्मती की बात है। ये सास बहू वाली लड़ाइयाँ हैं, ये नंद भावज वाली लड़ाइयाँ हैं। बात बेसिकली ये है कि 18वीं तरमीम बामुकद्दस, बाबरकत और जमहूरियत को कंधों पर उठाई हुई जो 18वीं तरमीम है, और जिसने इस मुल्क में इनकलाब और दूध की नहरें, और जिसके खिलाफ कोई जमहूरे नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनना चाहते, ना लात मार देंगे, गिरा के लात मारेंगे अगर इस तरफ आए। उसके बाद हालत ये हुई है कि कोई सूबा भी तैयार नहीं है, ना KP के, ना पंजाब, ना बलोचिस्तान, ना सिंध। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कोरोना से लंबी ज़बानें हैं, और ऊपर से बड़ी बात है ये टिड्डी दल ने खुद नस्लें उजाड़ रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा बंदा मुतासिर हो गया कोरोना से। अब तो हम लोग हाथ बांध के बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किसको क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ भी हो जाए अलीना शेख, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें पड़ है, हमारे प्यारे यहाँ पर रोज़ फ़ोन आते हैं, भट्टी साहब इंतकाल हो गया है हमारी फैमिली में किसी का, आप सीरियस नहीं ले रहे लोग इसको। ऑनेस्टली इट इज़ हाई टाइम नाउ। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। बात करेंगे भारत की, जिस पर एक बार फिर जंगी जुनून और तासुब सवार है। इसी शायद तासुब में और जंगी जुनून में सवार होकर अजीब व गरीब बयानात सामने आ रहे हैं। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब वो कहते हैं जी हमने हवाई और सर्जिकल स्ट्राइक करने का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान भी इस पर सामने आया है। वो कहती हैं कि सख्त रद्द-ए-अमल का उन्होंने इजहार किया और कहा है कि गुज़श्ता साल फरवरी को याद रखे भारत कुछ भी करने से पहले।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जी अमित शाह का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इसका दुनिया नोटिस ले और भारत ने अगर हमला किया तो फौरी जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता है। इस तमाम तर मामले पर सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूं है कि भारत के इस रवैये के खिलाफ पाकिस्तान को सिफारती महाज पर किस तरह से मुतहरिक होना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब क्या समझते हैं? देखिए, भारत पहले कोरोना से लड़ ले, कि लड़ाई का शौक़ वो माजी में भी पूरा कर चुका है, अब भी करके कोशिश करके देख ले। ये कोई वक्त है, मतलब ये जिस तरह भारत में पिछले चंद सालों में तब्दीली आई है, उनके मिजाज में, उनके रवैयों में, उनके अंदाज में, इसमें सबसे ज़्यादा ख़ुद भारत में लोग परेशान हैं। वहाँ का मीडिया देख लें तो लगता नहीं है कि वो कोई इंडिपेंडेंट मीडिया है, लगता नहीं है कि वो कोई प्राइवेट मीडिया है। वहाँ का सेकुलरिज्म तो खैर ख़त्म ही हो गया है वहाँ, उसमें चाहे वो आइन में है या नहीं है, लेकिन वो ख़त्म ही हो गया है। लेकिन भारत से सबसे ज़्यादा ख़तरा ख़ुद भारत को है। मोदी जी से सबसे ज़्यादा ख़तरा ख़ुद जो है वो बीजेपी और कांग्रेस को है, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है इंडिया एक, और ऐसे टाइम पे जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वो हमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे उसकी ये शायद अमित शाह ने बयान किस उसमें दिया है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, वहाँ तवज्जो हटाने के लिए और अपना बीजेपी का एक नैरेटिव बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उनका नैरेटिव अमन है ही नहीं। उनका नैरेटिव जो है वो नफ़रत है, इंतहा पसंदी है, जंग की तरफ लोगों को ले जाना है, जंगी जुनून में रखना है। यानी दुनिया का अगर सबसे बड़ा लॉकडाउन हुआ है तो वो मकबूजा कश्मीर में है, जिसको अब अगस्त में जो है तकरीबन 1 साल हो जाएगा। आप तसव्वुर करें उस लॉकडाउन का कि उसके अंदर जो है वहाँ जुल्म भी हो रहा है और जो है हम सही ख़बरें भी नहीं आ रही, लोग कटे हुए हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया सबसे कटे हुए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो इंडिया का माइंडसेट इस वक्त बन रहा है, उससे मेरी नज़र में, खैर पाकिस्तान से वो क्या मुकाबला करेंगे, मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है वो बीजेपी से इंडिया को है। अच्छा, और उठ रही हैं अंदर से भी आवाज़ें। आज हमने देखा ट्विटर पे के ऊपर भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया भारतीय हुकूमत को। मुनीब, देखिए, पागलपन की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, और जब किसी को ये शौक़ चढ़ जाए कि वो उसने एग्जिबिट करना है अपना पागलपन इन एनी फॉर्म, तो वो करता फिरे। ये बात एग्री करता हूँ मैं मज़हर साहब से कि आप दुनिया में हालात देखें, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप इस तरह की बेतुकी बातें करेंगे? ये कोई इंसान आदमी है कर सकता है, या कोई इंसान हुकूमत ही कर सकती है। वहाँ पर ये चूरन बिक सकता है अव्वल तो मुझे नहीं लगता इसके ख़रीदार भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी चले बहुत ज़्यादा नहीं बट एक कंसिडरेबल लॉट तो होगी लोगों की जो ये समझते होंगे कि भाई दुनिया कोरोना से मर रही है, भारत कोई इतना भी कोई ज़बरदस्त वहाँ पर अरेंजमेंट्स नहीं है, वहाँ पर भूखमरी कितनी ज़्यादा है, गुर्बत कितनी ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों को इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि किसी मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाए या पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया जाए। हाँ, अगर शौक़ पूरा करने का किसी को बहुत ज़्यादा है, पिछले साल उन्होंने कोशिश की थी, अपनी गत बनवा ली थी, दुनिया को भी बता दिया था कि पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया था, तो एक दफ़ा फिर अगर किसी ने शौक़ पूरा करना है कर ले। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई अक्लमंदी या दानिशमंदी के ऊपर बेस की हुई बात है। हाँ, अगर अपना मसल फ्लेक्स करना है तो फिर वो वाकई बात किसी ने सही की है, मज़हर साहब भी कह रहे थे, भाई लद्दाख पर भी करके देख लें, वहाँ जाएँ, वहाँ पर स्कोर सेटल करें चाइना के साथ। अब तो मीम्स बन रही है मोदी साहब की कि जब पाकिस्तान से बात करनी होती है तो आप एक तंदुरुस्त किस्म के पहलवान बन जाते हैं, और वहाँ जब आप चाइना से बात करते हैं तो एक लागर किस्म की शख्सियत बन जाते हैं। तो ये पागलपन है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि पागलपन की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। चाइना के साथ उन्होंने करने की कोशिश की ना, लेकिन वहाँ पे हजीमत का सामना उठाना पड़ा। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? देखें, ये एक इंतहाई अहम पहलू इस सवाल का तो मज़हर साहब ने और मनीब साहब ने बड़ी तफसील और ख़ूबसूरती से बयान कर दिया। दिलचस्प सवाल है, लेकिन बेहतर होता आप किसी सफारतकार से पूछते। तो बीबी सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब ये है कि रस्टिक विजडम कहती है कि जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदा जाता, और सफारती महाज एक मुस्तकिल महाज होता है जिसमें काता और लेवड़ी एक मुहावरा है उर्दू का, उसकी गुंजाइश नहीं होती।
और इस महाज पे मसलसल मुतहर्रिक रहना लाजमी, बुनियादी और ज़रूरी चीज़ है। तो ये तो इसका एक बुनियादी सा जवाब है। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब, ठीक है, हसन निसार साहब कहते हैं कि सिफारती महाज पर मुसलसल मुतहरिक रहना होता है। आपको क्या लगता है, क्या जो एफर्ट्स कर रहा है पाकिस्तान वो काफ़ी हैं सिफारती महाज पर? देखिए अब फिर फ़ज़ाई स्ट्राइक यानी बहरी कर लें, वो ज़मीनी कर लें, फिर से फ़ज़ाई स्ट्राइक की थी बहरी, वो भी नाकाम हो गई थी। राफेल तैयारे पे नारियल फोड़ रहे थे, अमित शाह साहब थे गालिबन या कौन थे वो। और इस मरतबा एक काम करें यार, इस मरतबा अमित शाह को किसी तैयारे में बिठा कर भेजें यार, उसे हम अपनी फ़ौज दिखाएं, अपनी फ़िज़ाइया दिखाएं, अपनी बहरिया दिखाएं। मैं उसको रिपोर्ट कार्ड में बिठा के एक दिन सवाल के जवाब दिलवाऊंगा। हम अपने साथ में प्रॉमिस, अभिनंदन को नहीं भिजवाना प्लीज, भारत अल्लाह के नाम पे अभिनंदन को नहीं, वो बहुत हम चाहे हमारी वो अभिनंदन मूंछों वाला भाई जो है ना चाय बड़ी पीता है और फिर जाते हो हमारा सूट भी ले जाते हैं अपनी वर्दी यहाँ छोड़ के। तो ये अभिनंदन नहीं, इस मरतबा अमित शाह अपने 2 जोड़े लेके आए, मैं चाय भी पिलाऊंगा, कॉफ़ी भी पिलाऊंगा और अमित शाह को पूरा इस्लामाबाद क्वारंटीन कैंप भी दिखाऊंगा और फिर इमरान खान साहब के सारे पिछले भाषण भी सुनाऊंगा। और तो इसके बाद ये अभी आज ही कल गौमूत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गाय को ऊपर वो उस पे तेल लगा रहे थे, एक खूबसूरत सी साड़ी उसको इनायत कर रहे थे और उसको नारियल खिला रहे थे, लेकिन बापू बैल कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये ज्यादती है, बापू का भी एहतराम करें नरेंद्र मोदी साहब। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत जो है ना बेचारा परेशानियों में, बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ है। सख्त लॉकडाउन ने सवा सत्यानाश कर दिया, मईशत तबाही के ध्यान पर बेरोजगारी 15 करोड़ तक पहुंची हुई, लोग यूं भूख से मर रहे हैं कि दूध का टैंकर उल्टा तो इंसान और कुत्ते इकट्ठे बैठे हुए थे। भारत पहली दफा गैर मुल्की इमदाद मांग रहा है और इस लॉकडाउन के बावजूद कोरोना फैल रहा है। दूसरी तरफ चीन फेंटी पे फेंटी लगा रहा है। 4 किलोमीटर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आकर चीनी क्लेम लाइन ऑफ कंट्रोल में बैंक मोर्चे तबाह कर चुकी चीनी फौज अमित शाह के राफेल तैयारे को बुला रही है, मगर वहां कोई नहीं जा रहा। भारतीय फौज को भारत में ब्रायलर फौज कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया रहा है। बल्कि वो हमारा मेरा एक और दोस्त भारत में रहता है, जनरल बख्शी, वो जो हर वक्त सवेरे उठता है मसवाक से लड़ना शुरू कर देता है, दरख्तों से लड़ना शुरू कर देता है, घर में मोर्चे बना लेता है और इतनी उसके मुंह से रालें निकलती हैं कि तबाही हो जाती है। उसकी एक कटी मूंछ वाली तस्वीर वायरल हो रही। और तो और सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, सन्नी देओल भी नहीं है, वो लद्दाख की तरफ एक एक बंदा फौज को तबाह कर देता था फिल्मों में। अच्छा, लिहाजा इस मुश्किल वक्त और इस शर्मिंदगी के आलम में भारत के पास और बचता क्या है? पाकिस्तान को एक धमकी लगा दो, खुश कर दो। हमें होशियार, बाखबर, चौकस रहना चाहिए, मगर हर गीदड़ धमकी पर मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी को जवाब देना नहीं चाहिए। वो कुछ कभी कभी छोड़ भी दे। और भारत को तो अब नेपाल आंखें दिखा रहा है। और खुदा के लिए भारत को एक आखिरी अर्ज है, कोरोना से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, गुर्बत से लड़ो, महंगाई से लड़ो। भट्टी साहब, ये बाबर सत्तार साहब से पूछते हैं ना, बाबर सत्तार साहब, दुनिया ऐसा कोरोना के लिए परेशान हुई फिर रही है, कैसे इससे लड़े? भारत पे जंगी जुनून सवार है, क्या हो रहा है ये? देखिए, भारत, हम कई दफा बात कर चुके हैं, एक मोदी सरकार की एक पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ, जब तक ये हुकूमत रहेगी हालात खराब रहेंगे। सो ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर हर 15 दिन बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इंडिया कर सकता है, बाकी चीजें भी, तो इतना ही कर सकते हैं। भट्टी साहब की तकरीर ने मुझे याद कराया कि जब हम स्कूल में थे तो वो जो हिस्ट्री का लेसन होता था, क्लास होती थी, उसके अंदर इसी तरह का नैरेटिव था कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त चाइना ने 1962 के अंदर इंडिया को तबाह बर्बाद कर दिया और ये वो। तो देखिए, बाकी मुल्क आपस में क्या कर रहे हैं, इस पे इतने बगले नहीं बजानी चाहिए हमें। सो इंडिया और चाइना के दरमियान क्या हो रहा है, उससे टेम्परेरी रिलीफ तो हमें मिल सकती है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म हमें उसमें फायदा नहीं है। सो जो हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो है
और हमें उम्मीद ही के साथ चलना पड़ेगा कि आइंदा कोई ऐसी सेंसिबल गवर्नमेंट आए इंडिया में जिसमें फिर हम इस बात कर सके इस रीजन। लेकिन अगर ये एक्सचेंज हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और नरेंद्र मोदी को अमेरिका का सदर बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? मगर साहब वो अभी भी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, जिस तरह का आप चाहते हैं कि वो एक जैसा ही रहेगा। थोड़ी सी अमरीकियों की उर्दू अंग्रेजी कमजोर हो जाएगी बस। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपना अगला सवाल रखेंगे एनालिस्ट के पास। टेक अ ब्रेक। चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और उसमें क्या सिफारिशात की गई थी उससे मुतल्लिक तो हम आपको आगाह करते रहते हैं, लेकिन एक एक्शन कार्रवाई का वादा किया गया था। ये कहा गया था कि चीनी की कीमत कंट्रोल की जाएगी अब मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद हो इसके बरक्स रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि शुगर मिल्स का कार्टेलाइजेशन के जरिए यूटिलिटी स्टोर्स को महंगी चीनी फरोख्त करना ज़्यादती और बदमाशी है। इस पर जियो न्यूज़ के मेज़बान शाहजेब खानजादा ने एक प्रोग्राम किया और उसमें तज्जिया पेश करते हुए कहा कि हुकूमत इस तरह महंगी चीनी खरीद कर अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है जो शुगर मिल्स मालिकान की जेब में जा रही हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है। शहजाद अकबर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को रमज़ान के लिए खरीदारी करने के लिए इजाफी सब्सिडी दी गई तो वो भी शुगर मिल्स मालिकान ले गए। शुगर मिल्स के कार्टेलाइजेशन का ये आलम है कि कुछ साल पहले तमाम शुगर मिल्स मालिकान ने इत्तेहाद करके यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी बेचने से इनकार ही कर दिया था। शुगर मिल्स के और हुकूमत को जो धमकियां दी जा रही हैं उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि वो भी दी जा रही थी, इसका भी कुछ होना चाहिए। अब सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूं है कि क्या शुगर स्कैंडल वजीर आजम के लिए एक चैलेंज साबित होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है? मजर अब्बास, अब क्या लगता है आपको? देखिए वो तो अभी चल रहा है मामला, लेकिन मेरा ख्याल है हमने एक क्वेश्चन नहीं रखा और रखना चाहिए था। पेट्रोल का क्राइसिस क्यों खड़ा हुआ है मुसलसल, क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल? कौन इसका जवाब है? वज़ीर आज़म नोटिस ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ दिलचस्प खबर चलती है, जब भी कोई वाक़या होता है आईजी ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इसको भी डीप तरीके से देखना चाहिए कि ये क्राइसिस मसनूई है, क्राइसिस इसके पीछे क्या कौन से अवामिल हैं। देखिए ये चैलेंज तो ज़रूर है और इसका एंड क्या होगा ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये चीज़ें हैं। कमीशन बनाया उन्होंने, बड़ी अच्छा इक़दाम किया, चीज़ें आगे बढ़ी। शहजाद अकबर साहब बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, लेकिन अगेन इसका जो क्लाइमेक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि उस क्लाइमेक्स में सज़ा किसको होती है कि नहीं होती, और होती है तो उसमें से क्या कुछ लोगों को बचा के ले जाया जाएगा। और जिस तरह कल शाहजेब ने प्रोग्राम किया, इन चीज़ों की फाइल्स हमेशा बनती रहती हैं और वो वक्त आने पर वो फाइल्स जो हैं वो लीक भी होती हैं, कभी मंजर-ए-आम पे भी आ जाती हैं, कभी नहीं आती। मेरा ख्याल है ये वज़ीर आज़म को क्योंकि 90 रोज़ का भी इस कमीशन की रिपोर्ट को 90 रोज़ दे दिए, फिर आपने फैला दिया इसको इतना। जो कमीशन की फाइंडिंग्स थी उसको आपने अननेसेसरी दूसरी चीज़ें भी उसमें ले आए, स्पेसिफिक इस पे रहते, बाद में कोई भी काम करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर इन्होंने इसको एड्रेस नहीं किया। मुनीब के पास लेके चलते हैं पॉइंट। मुनीब, ये कहा गया था कि चीनी की प्राइस फिक्स की जाएगी, रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि प्रॉफिट और जीएसटी वगैरह को मिला के 62 रुपए कीमत मुकर्रर होनी चाहिए। उसके बावजूद सब्सिडी भी दी गई, लेकिन फिर भी यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो हायर प्राइस पे बेच रहे हैं। देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, आपने कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया कि आपने ये करना है, हमने पैसे किस तरह रिकवर करने हैं। मैंने कल भी बात की थी, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की, मैं दोबारा कहूँगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये चलता रहा, प्राइस बढ़ती रही और एक्सपोर्ट भी होती रही चीनी, आप उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। उस्मान बुज़दार साहब, यहाँ से शुरू कर लें, सब्सिडी की बात है। कमीशन कह रहे हैं कि हमारी फाइंडिंग ये है कि जस्टिफाइड ही नहीं थी सब्सिडी। आप उनसे कोई पूछ ही नहीं रहे, उनके बारे में क्या आपने एडवाइस किया है, क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं उनके बारे में, कोई आंसर नहीं। रज़ाक दाऊद साहब पर आ जाइए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, वो बैठे रहते हैं उसके अंदर, कमीशन के सामने अपीयर होते हैं, कहते हैं नहीं जी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी इसलिए चलता रहा मामला, हम क्या करते हैं, वो कमिटमेंट्स ऑनर करनी थी। कमीशन ने कहा आई एम सॉरी, आपका जवाब कन्विंसिंग नहीं है। आपका शुगर एडवाइजरी बोर्ड जिसके अंदर आप मौजूद थे उसने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, आपको रोकनी चाहिए थी एक्सपोर्ट, आपने नहीं रोकी, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज हुई, क्राइसिस हुआ। ठीक है। असद उमर साहब,
ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक फैक्ट्स बता रहा हूँ। असद उमर साहब 4 दिसंबर 2018 को फैसला करते हैं कि जी कोई सब्सिडी नहीं होगी। 6 दिसंबर 2018 को पंजाब में फैसला हो जाता है बगैर किसी उसके कि जी हाँ जी सब्सिडी देनी है। कोई नहीं बोलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असद उमर साहब कहते हैं बस जी वो हमें एहसास हो गया था 18वीं तरमीम में, तो सूबे ही फैसला करेंगे। और पंजाब हिल नहीं सकता उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत बगैर इमरान खान साहब की नॉट। मतलब ये आपको कैसे ये हो लगता सकता है कि जो अथॉरिटीज थी जिन्होंने अप्रूवल दिया उनसे क्यों नहीं बात पुरस हो रही है? हसन निसार साहब देखिए, आपका सवाल है कि क्या शुगर स्कैंडल वजीर आजम के लिए चैलेंज साबित होगा। जॉन एलिया ने कहा था ऐसे घर का भी क्या करे कोई, रोज एक चीज टूट जाती है। पाकिस्तान इक्तसादियात से लेके अखलाकियात तक पूरे का पूरा पाकिस्तान एक चैलेंज है, उसमें एक शुगर भी सही से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, ये कहा गया था इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कार्टेलाइजेशन की जो तहकीकात है मुसाबकत ये कमीशन करेगा। नहीं, पहली बात तो ये कि अच्छी बात ये है इसमें कि सुना जा रहा है कि 7 महकमे जो आप मज़ीद कार्रवाई करेंगे, फौजदारी मुकदमे होंगे, नैब FIA की तफ्तीश होगी, उसमें उस्मान बुज़दार, असद उमर, रज़ाक दाऊद को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लेकिन कितना अच्छा, लेकिन इसमें एक वफाकी काबीना और ECC नज़रअंदाज हो गई है क्योंकि फ़ैसले इन्होंने किए थे। और फिर कितना अच्छा होता कि उस्मान बुज़दार, असद उमर, रज़ाक दाऊद इस्तीफ़े दे देते या उनसे इस्तीफ़े ले लिए जाते। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जैसे मज़र साहब कह रहे थे पेट्रोल 200 रुपये फ़ी लीटर हो गया, रोटी 6 रुपये बढ़ गई है, नान 8 रुपये महंगा हो गया, आटा 50 रुपये भी थैला महंगा हो गया, और चीनी 85 से 90 पर पहुंची हुई है। ऊपर नाहली, नालायकी, बेबसी की कहानियाँ, और नीचे अल्लाह के फजल से आवाम है जो हर जुल्म बर्दाश्त करती है। कल उमर अयूब फरमा रहे थे कि अगर पेट्रोल महंगा है तो ना खरीदें, मतलब दवाइयाँ महंगी हैं तो ना खरीदें, मतलब आटा महंगा है तो ना खरीदें, मतलब चीनी महंगी है तो ना खरीदें। तो आप अल्लाह के नाम पे मेरे फील्ड मार्शल के बेटे, आप ही घर चले जाओ, हम अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं, कोई चीज़ नहीं खरीदते। बाबर सत्तार साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। बाबर साहब, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमारे यहाँ अब एक पॉपुलिस्ट आउटरेज कल्चर है। आप किसी को बुरा भला कह दें, किसी दूसरे को बुरा भला कह दें। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का रोल एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर के सिस्टम्स इंप्रूव करने हैं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, सिटीजन के लिए, वो पॉलिटिक्स का रोल खत्म हो गया है। इस शुगर क्राइसिस में ही देख लें कि कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के जनाब यहाँ पे सिस्टम के अंदर खराबियां हैं जिन्हें फिक्स करें, इस पे बात नहीं है। बात टोटल ये है कि इन 3 लोगों को लटका दें या उन 3 लोगों को लटका दें, या शहबाज शरीफ को कर दें या जहांगीर। लेकिन स्टेट कहां इंटरफेयर करती है। और अगर आप इसी तरह एनालाइज करेंगे पेट्रोल की शॉर्टेज को, वहां पे भी जहां जहां रियासत इंप्लीमेंट कर रही है चीजों को, वहां पे शॉर्टेजेस क्रिएट होती है क्योंकि सिस्टम चलने नहीं दिया जाता। सो सोल्यूशन फाइंडिंग की तरफ चूंकि रुझान ही नहीं है हमारा, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह ही चलेगा, इल्जाम तराशी एक दूसरे के। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम में। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।